नमस्कार। आज हम आपका जो पेपर है भारतीय साहित्य, उसका एक चैप्टर भारतीय साहित्य में आज के भारत का बिंब, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय साहित्य क्या है। भारतीय साहित्य से तात्पर्य भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में लिखा जाने वाला जो साहित्य है उन साहित्यिक कृतियों पर चर्चा है। वैसे हम जानते हैं कि भारत जो बहुभाषी देश है, यहाँ विभिन्न भाषाएं बोलने वाले रहते हैं, उनके आचार विचार अलग है, उनकी वेशभूषाएं अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है ना, और हमारी समस्याएं भी एक है। आप सोचिए, आज हम घर में बंद होकर रहते हैं, इसका कारण क्या है? एक महामारी है कोरोना। ये तो किसी एक राज्य की नहीं है, केरल या बंगाल की नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है या तमिलनाडु की नहीं है। ये तो पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व की एक समस्या है आज। उसी तरह समस्याएं कुछ ऐसी होती है जो सार्वकालिक होती है, कुछ समस्याएं सार्वदेशिक होती है और कभी कभी सार्वलौकिक। पूरे विश्व की समस्याएं हो सकती है, पूरे देश की समस्याएं हो सकती है। तो जहां हम भारतीय समाज की चर्चा करेंगे तो भारतीय समाज में समस्याएं जो है वो आम होती है। सभी भाषाओं में उसका वर्णन तो होता ही है, क्योंकि साहित्य जो है हम कह सकते हैं समाज का दर्पण है। तो जब समाज के चित्र अंकित करते समय सभी भाषाओं में, जैसे विभिन्न कालों में आप देख लीजिए, उन विभिन्न समय के साहित्य को देख लीजिए, उस समय में या उस काल में समाज में जो समस्याएं प्रचलित है या समस्याएं जो उस समाज के उस समय की समस्याएं क्या क्या है, उन सभी समस्याओं का चित्रण साहित्य में तो हमें साहित्यिक रचनाओं में हमें मिलेगा। जैसे पुराने साहित्य की बात लीजिए, प्राचीन साहित्य में भारतीय भाषाओं के साहित्य देख लीजिए, तकरीबन सभी रचनाओं में हम कह सकते हैं राम कथा या कृष्ण कथा का प्रभाव होगा। और रामायण महाभारत की कहानियां आपने तो पढ़ी भी होगी। और मध्यकाल में आते वक्त जब राजाश्रय जब समाप्त हुआ तो भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ, एक आंदोलन के रूप में भक्ति काव्य का उदय हुआ था। तो मध्यकालीन रचनाओं में भारत की सभी भाषाओं में हम कह सकते हैं भक्ति आंदोलन का जो समय जो हम देख सकते हैं। तो उस समय की रचनाएं भी ऐसी ही रही है। यहाँ हम भारतीय साहित्य में आज के भारत का चित्र, इसका मतलब हम आधुनिक युग से शुरू करेंगे। हम कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य में आधुनिकता का उदय कब हुआ। इसके लिए हम एक ही साल हम सभी भाषाओं में ले सकते हैं 1857, क्योंकि 1857 में ही हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो एक प्रकार से पुनर्जागरण का ज़माना है 1857। हमारे अधिकारों के प्रति, हमारी आज़ादी के प्रति लोगों में जागृति पैदा हुआ था तब। तो उसे हम पुनर्जागरण के रूप में साहित्य के इतिहास में उस साल को हम ले सकते हैं। उस समय से लेकर जो 20वीं सदी की सभी रचनाओं को आप देख लीजिए, 1900 से लेकर आज तक की रचनाओं के बीच में, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय और स्वाधीनता मिलने के बाद तक की रचनाओं को आप जरा सबसे पहले देख लीजिए। समय की सभी रचनाओं में पुनर्जागरण का स्वर और राष्ट्रीय चेतना का स्वर आप देख सकते हैं। यहाँ महाकवि वल्लतोल की रचनाएं, कविता आपको याद होगा, ഭാരതമെന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം, കേരളമെന്നു കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ। तो ये राष्ट्रीय चेतना का स्वर है ये। और तमिल के सुब्रमण्य भारती ने भारत की स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी कविताएं लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता हम मलयाली भाषा होने के बावजूद हम सबको मालूम है, अच्चमिल्ले अच्चम एनबदिल्ले।
और उसी समय वहाँ भी जैसे हम हमारे यहाँ अमशी नारायण पिल्ले के वरिग वरिग सहजरे कविता है, और वो मार्चिंग सॉन्ग के रूप में आज भी गाए जाते हैं। और वहाँ भी हमारे हिंदी में भी दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, गिरिजा कुमार माथुर की कविता आज भी हमारे स्वतंत्रता दिन में भी और रिपब्लिक डे में भी हम गाए जाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और फिर प्रसाद की कविता हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता है वीर तुम बैठे चलो धीर तुम बैठे चलो। कितनी कविताएं हैं इससे। तो उसका मतलब है उस जमाने की जो आवश्यकता थी, वो राष्ट्रीय चेतना या पुनर्जागरण की, जब सब आज़ादी के लिए लड़ने के लिए एक जागरण लोगों में पैदा करना, अपने अधिकारों के प्रति लोगों को सचेत करना, ये सब समय की आवश्यकता थी। समय की आवश्यकता ही साहित्यिक रचना को जन्म देते हैं। तो देखो भारत उस समय के भारतीय भाषा साहित्यिक, भारतीय भाषाओं के साहित्यिक को आप ले लीजिए, सभी भाषाओं में राष्ट्रीय चेतना के स्वर आप देख सकते हैं। और इसी बीच 1936 में यानी कि 1936 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वैसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में सबसे प्रमुख घटनाएं दो ही हम कह सकते हैं राजनीति के आधार पर, एक स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा यहाँ लोकतंत्र की स्थापना। और स्वतंत्रता मिलने से पहले 1936 में 1936 में हमारे यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सोवियत क्रांति के तुरंत बाद ही हुई। तो यहाँ धीरे धीरे साम्यवाद का प्रचार हुआ। उस समय भारत की सभी भाषाओं में साम्यवाद का असर हम देख सकते हैं। केरल, बंगाल और तेलुगु प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में इसका असर कुछ ज़्यादा ही हुआ। उनकी रचनाओं में उस काल की रचनाओं में 1936 के बाद की रचनाओं में ये जो प्रभाव कुछ ज़्यादा हम देख सकते हैं। और धीरे हमें उसके बाद कुछ सालों बाद हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद जो है उससे हमारे भारत के जो भविष्य के बारे में सपना देखने वाले सभी साहित्यकारों ने उनकी रचनाओं में स्वतंत्र भारत की जो कल्पना थी या स्वतंत्र भारत के बारे में जो सपने वे देखे थे, उनके बारे में भी उनकी रचना करने लगे थे। तो इस तरह स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे भारतीय भाषाओं का विकास कुछ ज़्यादा ही हुआ। सबसे प्रमुख बात ये थी कि अनुवाद काफ़ी मात्रा में होने लगे। भारतीय भाषाओं में मलयालम से हिंदी में, हिंदी से मलयालम में, बंगाली में, मराठी में, विभिन्न भाषाओं में जब अनुवाद होने लगे तो भाषाई भेद जो मिटने लगे। विभिन्न जो साहित्यकार जो है उनकी रचनाओं को अन्य भाषा में भी आदर मिलने लगे और उनकी जो रचनाएं जो है अन्य भाषा भाषी दोनों हाथ से वे स्वीकार करने भी लगे थे। तो एक दृष्टि से स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाओं के विकास के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता मिलने तक की कथा। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या हुआ था। जैसे मैंने कहा था कि जैसे 1936 के बाद हमारे भारतीय भाषाओं में साम्यवाद का प्रचार हुआ था, तो प्रगतिवादी रचना के रूप में रचनाएं तो बढ़ने लगी थी, लेकिन ये जो स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ स्थिति तो बदल गई थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के सपने देखे थे, लेकिन देश में जितनी भी समस्याएं तब तक प्रचलित थी, तो उन समस्याओं से जूझना उतना आसान नहीं था। ये तो हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे और जो स्वतंत्र भारत में जो सपने देखे थे वो पीढ़ी जो है जब युवा बन गई तो उनमें मोह भंग आ गए थे। जितने सपने वे देखे थे वे सपने पूरे भी नहीं हुए थे, क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ गई, इसके बीच राजनीतिक भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक झगड़े और इन सब के
बीचों बीच पहले ज़माने से, पुराने ज़माने से जो चलती आ रही सबसे बड़ी समस्या थी स्त्रियों के प्रति भ्रष्ट जो अत्याचार जो हो रहा है, जो आज भी है, स्त्रियों का उत्पीड़न जो हम कह सकते हैं सार्वकालिक समस्या के रूप में आज भी हमारे समाज में मौजूद है। दहेज की प्रथा, ये दहेज की प्रथा जो है यहाँ केरल से लेकर वहाँ कश्मीर तक भी है। तो ये पूरे भारतीय समाज की जो समस्याएं जब बढ़ती गई, उनसे जूझना जो राजनीतिक नेताओं के लिए एक प्रकार से असंभव सा हो गया था। तब क्या हुआ, जनता के मन में एक प्रकार का मोहभंग आ गया। तो जब वहाँ जो समाज से लेकर जनता अपने आप में जैसे आत्मकेंद्रित होने लगी, तो वो तो होना ही था। तो उसी बीच हमारे वो जो मोहभंग, जो मध्यवर्गीय लोगों को जो एक प्रकार की असंतृप्ति, एक प्रकार की निराशा छा गई थी, उस समय हमारे यहाँ जैसे एक्सपेरिमेंटलिज्म के रूप में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। जो व्यक्ति को केंद्रित रचनाएं लिखने लगी, वो भी हमारे भारत की सभी भाषाओं में हम देख सकते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको जो बताया था स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद की जो रचनाएं जो है, उन सब के बारे में मैंने एक छोटे से एक नोट्स भी तैयार की है, वो इसके साथ मैं आपको भेज दूंगी। आप उसे इसके बाद आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत उपकारी होंगे। आगे हम चर्चा करेंगे हमारे स्वतंत्रता के बाद जो 1950 के बाद गणतंत्र भारत की जो भाषाई समस्याएं जो है और गणतंत्र भारत के साहित्य की गति किस ओर मुड़ जाती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।